दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है। अंकिता भंडारी हत्या केस के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन वो वीआईपी कौन था उसके बारे में कोई नहीं जानता। अंकिता तो हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जो उसका इंसाफ है अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। कभी जांच एजेंसियों के दरबार में, कभी हाई कोर्ट, तो अब सुप्रीम कोर्ट। क्या कुछ उसमें अपडेट है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि कई लोगों को इसके अपडेट के बारे में नहीं पता कि क्या कुछ इसमें चल रहा है। कई लोग सवाल भी पूछते हैं। तो आज मैं ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगा। मेरे साथ में आशुतोष नेगी जी हैं। आशुतोष नेगी जी केवल ये खबर ही नहीं उठाई थी, इसके बाद ये हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से भी जब वो इंसाफ नहीं मिल पाया तो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो सबसे पहले तो आशुतोष भाई, समस्त उत्तराखंड की तरफ से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने केवल खबर ही नहीं उठाई, बल्कि आप हाई कोर्ट गए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल खबर करते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उस बेटी के लिए, जो उत्तराखंड की बेटी थी, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी, क्योंकि जब 18 सितंबर को ये घटना हुई थी तो आप पौड़ी में थे और हम दोनों ने ही मिल के फिर इसका खुलासा करने की कोशिश की थी। लक्ष्मण झूला थाना गए, फिर उसके बाद जनता भी सड़कों पे आई और जनता ने जो इसको एक जन आंदोलन का रूप दिया, उस वजह से जो है कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस पे दबाव बना। तो कम से कम जो इसके 3 मुजरिम हैं वो तो कम से कम गिरफ्तार हैं। तो सबसे पहले मैं जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों की सहयोग की वजह से ये लड़ाई जिंदा है और इसी वजह से हम हाई कोर्ट भी जा पाए हैं, क्योंकि आप सब लोग चाहते हैं कि उस वीआईपी का पता चले। बिल्कुल। हालांकि हाई कोर्ट से सफलता नहीं मिली तो अब सुप्रीम कोर्ट अब मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में सवाल करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अब आप गए। सुनने में आया था कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आपकी स्वीकार हो गई, तो क्या कुछ रहा था वहाँ पे सिनारियो, क्योंकि काफ़ी दर्शकों को हमारे पता नहीं है कि आखिर इस केस में चल क्या रहा है, किस प्रकार से हाई कोर्ट में क्या फैसला है, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ रहा। देखिए, जो हाई कोर्ट का फैसला था उसमें साफ इनकार कर दिया था। जो संजय कुमार मिश्रा जज साहब थे हाई कोर्ट में, उन्होंने पहले ऑर्डर रिजर्व किया और वो लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय तक रिजर्व रहा। तो हम इंतज़ार करते रहे, हमें तब भी उम्मीद थी कि एक पॉजिटिव ऑर्डर आएगा, लेकिन वो ऑर्डर कुछ ऐसा आया जिसमें बिल्कुल इनकार कर दिया गया कि एसआईटी बहुत बढ़िया काम कर रही है और एसआईटी की जो चीफ हैं पी रेणुका देवी, वो दूसरे राज्य से आती हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो वो अभी सुनवाई पे अभी आया है 13 तारीख को। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया ये होती है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि याचिका एडमिशन पे लगती है। अच्छा। मतलब ये देखा जाता है कि वो याचिका सुनने लायक भी है कि नहीं। तो उसकी सुनवाई 13 तारीख को थी। तो उसमें जो माननीय जज थे वहाँ पे, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे हैं, जोसेफ साहब थे उसमें, और एक दूसरी मिसेज जस्टिस नागारत्ना थी। 2 जज की वो बेंच थी। तो उन्होंने उसे सुना कोर्ट नंबर 3 में, मैटर नंबर 29 था वो। तो उन्होंने सुना और उसमें जो हमारे वहाँ पे एडवोकेट हैं कोलिन गोंजाल्विस, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ह्यूमन राइट्स के मुकदमे लड़ते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे सवालों को रखा। सवाल वही थे जो वीआईपी का सवाल है, जिसे एसआईटी की जांच एजेंसी ने पूरा खारिज ही कर दिया है कि वीआईपी नाम की कोई चीज़ थी, वो तो कमरा था। या जो चैट थी, चैट में डिस्कस था अंकिता और पुष्पदीप की जो चैट थी, उसमें था कि भाई एक्स्ट्रा सर्विस मांगी जा रही थी, अंकिता डरी हुई थी, मना कर रही थी। उसके बाद जो अभिनव के बयान थे, अभिनव के बयान साफ तौर पे ये इशारा कर रहे थे कि 18 तारीख को उसको एक तरह से होस्टेज बना के रखा हुआ था पुलकित ने कमरे पे, और वो वहाँ से जाना चाह रही थी और चिल्ला भी रही थी कि मैं यहाँ से छोड़ के जाना चाहती हूँ। तो उसका मुंह भींच के फिर अंदर ले गया। तो एक तरह से हम उस चीज़ को क्राइम सीन मान रहे हैं शुरू से ही, कि जो अंकिता का कमरा था वहीं से क्राइम की शुरुआत हो गई थी। लेकिन एसआईटी ने एकदम खारिज कर दिया कि वो कमरा जो है क्राइम सीन था ही नहीं। और उसी रात आपको पता है कि 23 तारीख को रात को जो स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट हैं, उन्होंने उसमें जेसीबी चला दिया। मुख्यमंत्री धामी और पुलिस के ट्वीट आए कि भाई रिजॉर्ट को तोड़ा जा रहा है। तो हमने तब भी आपत्ति उठाई थी कि भाई रिजॉर्ट को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे उसके कमरे को टारगेट करके तोड़ा गया। तो ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठ चुके हैं, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जो माननीय जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के,
वो इस बात को समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं इसकी जांच जो हुई है उसमें वीआईपी को छुपाने का प्रयास हुआ है एसआईटी द्वारा। इसी वजह से हमारी याचिका स्वीकार हो गई है और अब स्टेटस रिपोर्ट जमा करेगी राज्य सरकार कि क्या इन्होंने जांच की है और मुकदमा कहाँ तक पहुँचा क्या है। कुछ फटकार भी पड़ी है इस मामले में कि भाई जो आप कह रहे हो कि जो रेणुका जिनका नाम आपने लिया जो उसकी थी कि उसको कहा गया कि आउट ऑफ स्टेट से आती थी इसलिए वो ईमानदार हो सकती है, ईमानदारी का ये पैमाना था? जी जी बिल्कुल, वो इस पे हमने भी सवाल उठाए थे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पी रेणुका देवी तमिलनाडु से आती हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी को हम संदेह नहीं कर सकते। हमारा ये कहना था कि वो उत्तराखंड कैडर की आईपीएस हैं और राज्य सरकार का दबाव उन पे हो सकता है, तो उस दबाव की हमने बात की थी और वही बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी उठाई कि जिस तरह से हाई कोर्ट के ऑर्डर में संजय मिश्रा साहब ने लिखा हुआ है कि वो पी रेणुका देवी जो चीफ हैं एसआईटी की वो दूसरे स्टेट से आती हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी को संदेह के घेरे में नहीं लाया जा सकता। तो एक तरह से उन्होंने भी टिप्पणी की है उसमें कि ये जो है बयान जो है एक तरह से गुमराह करने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे एसआईटी जो है तमिलनाडु की किसी अधिकारी की अध्यक्षता में इसकी जांच हो रही हो। तो तमिलनाडु की तो वो अधिकारी है नहीं, उनका जन्म जरूर तमिलनाडु में हुआ है पी रेणुका देवी जी का, लेकिन अधिकारी तो उत्तराखंड कैडर की हैं। तो ये बात जो है वो उनको भी हजम नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट को, और एक तरह से तल्ख टिप्पणी भी उन्होंने की है कि ये बयान हाई कोर्ट का भी जो है वो गुमराह करने वाला है, मिसलीडिंग है। एक मामला और भी आया था जो विधायक साहिबा हैं रेणु बिष्ट उनका नाम है, उन्होंने जो रात को बुलडोजर चला के पूरा जो क्राइम सीन नष्ट करने का प्रयास किया था, तो क्या हाई कोर्ट में उसका जिक्र हुआ था और हाई कोर्ट में जिक्र होने के बाद क्या कुछ टिप्पणी उस पर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में क्या ये मामला रखा गया? देखिए ये सारे मुद्दे जितने मुद्दे हैं जितने जनता के बीच में सवाल हैं वो सारे मुद्दे हमने हाई कोर्ट में उठा दिए थे। हाई कोर्ट में क्या हुआ था उसमें? हाई कोर्ट साइलेंट हो गया। हाई कोर्ट ने कोई उसमें ना तो ऑर्डर में डिस्कस किया है, वो खाली ये लिख दिया है कि वो उन्होंने उसमें कर दिया होगा एक जन भावना के साथ जुड़ते हुए आक्रोश में कर दिया होगा। तो हमारे हिसाब से तो वो अपराध है क्राइम सीन को तोड़ना, और उसमें तो रेणु बिष्ट के खिलाफ भी अपराध बनता था, तो वो तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी कायदे के अनुसार। अगर वो बीजेपी की विधायक नहीं होती, कांग्रेस की होती या किसी दूसरी पार्टी की होती या कोई अन्य कोई पत्रकार भी होता और वो ऐसा क्राइम सीन तोड़ देता, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तो सुद्धो वाला जेल में होता अभी। तो क्योंकि वो रेणु बिष्ट हैं, बीजेपी की विधायक हैं, तो उन पर पुलिस ने हाथ नहीं डाला। ये तो साफ सीधी बात है। अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को किस तरह से लेता है, क्या करता है, ये तो समय आने पर पता चलेगा, लेकिन जो गलत है उसको तो कोई भी सही नहीं कह सकता। नेक्स्ट हियरिंग कब है सुप्रीम कोर्ट की? अब इसकी हियरिंग 27 मार्च के आसपास पड़ेगी, क्योंकि 2 हफ्ते का समय है राज्य सरकार को। तो अब जब स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगी तो जो वहाँ माननीय जजेस हैं तो वो भी पढ़ेंगे कि इन लोगों ने क्या जांच की है, क्या हुआ है, मुकदमा कहाँ पहुँचा है। देखिए नार्को टेस्ट में भी हीला हवाली चल रही है, अब 5 मई को लगा दी है डेट। इधर जो लोअर कोर्ट में हमने यहाँ पे पौड़ी में केस ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन लगाई थी, वो पौड़ी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब उसको भी चैलेंज कर रहे हैं हम हाई कोर्ट, वो भी लड़ाई वहाँ लड़नी पड़ेगी। तो हमारी तरफ से तो हर स्तर पे लड़ाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से जो है सहयोग नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप तो काफ़ी शुरुआत से इस केस से पूरे जुड़े रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि कौन वो लोग हैं जो इस वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं चाह रहे हैं कि ये वीआईपी है इसका नाम सामने पे आ पाए? कौन वो लोग आपको नज़र आ रहे हैं अभी तक? देखिए मुझे तो ये लगता है कि भाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार का ही संबंधित कोई व्यक्ति हो सकता है, नेता हो सकता है, संगठन का कोई आदमी हो सकता है कि जिसके नाम के खुलासे के बाद जो है सरकारें दिक्कत में आएंगी, बदनामी होगी। तो मुझे तो ये लगता है कि देखिए ये सोचने का जो एंगल है सरकारों का वो भी गलत है। अगर किसी सरकार का या किसी संगठन का कोई व्यक्ति गलत है तो अगर सरकार उसे खुद ही संगठन से बाहर करके उसको अपराधी बना के पेश कर देती समाज के सामने, तो सरकार का कद बढ़ता, राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। तो मुझे लगता है कि जितना राज्य सरकार या केंद्र सरकार या ख़ासतौर में मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जितना इस गंदी मछली को बचाने की कोशिश करेगी, ये पूरी आपके तालाब को या जो भी आप नदी मान रहे हैं, समुद्र मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आप कहते हैं कि ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी है और उसे एक गंदी मछली ख़राब कर रही है, तो उसको बाहर फेंकने का भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संगठन का है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सारे लोग गलत हैं, अच्छे लोग हैं वहाँ,
भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, अच्छे और बुरे लोग। आपको लग रहा है कि ये वीआईपी जो होगा वो पक्का भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है? पक्का होगा। अगर ये कांग्रेसी होता या कोई पत्रकार होता या कोई और होता, यूकेडी का होता या कोई और सामाजिक कार्यकर्ता, जिसे कहते हैं लोग सामाजिक कार्यकर्ता तो कई प्रकार के हैं, खैर अब उनके अलग अलग चेहरे बाद में पता चलते हैं कि किस तरह के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो वो जरूर एक्सपोज कर दिया जाता। तो मुझे तो यही लगता है और मेरे ख्याल से जनता को भी यही लगता है और अब कोर्ट को भी शायद यही लग रहा है। अब न्याय मिलने की उम्मीद है अंकिता को, क्योंकि काफ़ी समय देखिए, ये हो चुका है, अब इसमें जो सुप्रीम है- कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। मैं जो शुरुआत में मैंने बात जो कही थी कि अंकिता तो नहीं रही, लेकिन जो उसका न्याय है अभी भी दर दर भटक रहा है। अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंतिम रास्ता है। बिल्कुल, देखिए इससे बड़ा तो कोई कोर्ट है नहीं, और अगर कोर्ट है तो गोलजू का दरबार है। गोलजू दरबार में हम चले गए थे, गोलजू की आरजी लगी थी, तो गोलजू ने कहीं ना कहीं सुनवाई तो की है। पहली सफलता तो गोलजू के आशीर्वाद से हमें मिल गई है कि कम से कम एसएलपी एडमिट हो गई। एसएलपी एडमिट नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में, ज़्यादातर केस में ये होता है कि हाई कोर्ट के आदेश को ही सही मान लिया जाता है। अगर मान लिया गया है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो अब कुछ निकल के पॉजिटिव निकल के आने की तो संभावना बनी गई है। तो बिल्कुल चलिए, उम्मीद करते हैं। और काफ़ी खर्चा भी होता होगा, ये मेरा पर्सनल सवाल भी है, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, क्योंकि आप हाई कोर्ट भी गए, आपको पता है कि हाई कोर्ट में बहुत पैसा लगता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी आप गए, वहाँ भी काफ़ी। तो ये सब खर्चा कहाँ से आ रहा है? अपनी जेब से आप भरपाई कर रहे हैं, क्योंकि आप भी एक लो मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं, और कोई ऐसा नहीं है कि मैं करोड़ों का टर्नओवर हो मेरा। मेरी भी एक लिमिटेड इनकम होती है, उसमें बच्चों की फ़ीस भी होती है, परिवार का खर्चा भी होता है, और मैं अगर दौड़ता भागता हूँ तो उसमें भी गाड़ी घोड़े का भी खर्चा होता होगा। तो देखिए हाई कोर्ट में तो हमें ये सहूलियत थी कि नवनीश नेगी जी थे वहाँ पे वकील, वो हमारे दोस्त थे, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, 1 रुपये भी नहीं लिया उन्होंने। तो वहाँ तो हमारा फ्री में काम चल गया। आने जाने का जो खर्चा होता था वो अपनी पॉकेट से मैंने कर लिया था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई कि चलो गाड़ी में तेल भराना है, ये सब गाड़ी में खुद चला लेता हूँ, तो पैसा बचा है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो 1 लाख रुपए तो हमने अभी तक जो है वहाँ पे पैसा दे दिया है, फीस जो वकील साहब को दी है। उसमें भी वो जो हमारे वकील हैं वो जो है एक हियरिंग का ही 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वो जो उन्होंने पैसा लिया है वो फाइलिंग और दूसरी चीज़ का लिया है, एक तरह से प्रो बोनो वो लड़ रहे हैं। वो बड़े वकील हैं और एक हियरिंग का ही 1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन हमारे लिए तो 1 लाख रुपए जुटाना भी बड़ा मुश्किल था। तो उसमें जो है 25,000 तो नैनीताल का जो महिला मंच है उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उमा भट्ट जी है वहाँ पे, और तमाम महिलाएं हैं जो कि वहाँ हाई कोर्ट में भी सुनवाई में आती थी, उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया। 25,000 रुपये वहाँ से आया। और जो 75,000 था, वो 75,000 मैंने अपने मित्रों को बोला पर्सनली फ़ोन करके कि आप मदद करिए। कुछ मैंने अपनी जेब से भी डाला और कुछ दोस्तों ने दिया, जिससे जितना हो पाया 500, 1000, 2000, 5000 ऐसे करके। अब आगे क्या 1 लाख पूरे किए। क्या कुछ करने वाले हैं अब, क्योंकि अब आगे और पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो जनता के बीच भी जाएंगे, क्योंकि बेटी तो पूरे पहाड़ की थी, उत्तराखंड पूरा इकट्ठा हो गया था उसके लिए। और मुझे लगता है कि हम सबका ये भी कर्तव्य है कि अगर उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है और वहाँ पर अगर कुछ धन की आवश्यकता है, तो शायद सबको इकट्ठा करना चाहिए या आपको पब्लिक के बीच में आना चाहिए। देखिए उसमें ये हो रहा है कि अगर मैंने उस समय पैसा इकट्ठा किया तो उसको कई एंगल से देखा जाता है कि साहब ये पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये खुद तो नहीं खा जा रहा है। तो इस वजह से मैंने जो क्राउड फंडिंग उस समय की थी उसके तो देखिए वो 50,000 तो अंकिता की फैमिली को दे दिए थे, हमारी तरफ से उनको टोकन था। वो 50,000 तो हमने वापस भी नहीं मांगे उनसे, वो अंकिता की फैमिली के पास ही है, उनके फादर मदर के पास है, आप उनसे पूछ सकते हैं। अभी तक जो खर्चा है अपनी जेब से करते हैं, दोस्तों की हेल्प से करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग हमें सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा सहयोग करते हैं और कहते हैं कि आप लड़ाई लड़ो, तो लड़ाई लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए, और हम भी कोई बहुत बड़े करोड़पति अरबपति लोग तो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में जहाँ लड़ाई लंबी चढ़ेगी तो दूसरा पक्ष स्ट्रांग है, वो भी बड़ा वकील खड़ा करेगा, तो कहीं ना कहीं हमको पैसा तो चाहिए। तो अब ये जनता को देखना है कि किस तरह से वो लोग सहयोग करते हैं, और ख़ासतौर पे जो उत्तराखंड के उद्योगपति हैं, सक्षम लोग हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनके घरों में भी हाँ बहुत करोड़ अरबों रुपए आपके पास पड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को खुद ही आगे आना चाहिए। मैं तो किसी के पास कटोरा लेके जाऊंगा नहीं। अगर आपके अंदर लगता है आपको कि मेरी मदद करनी है और मैं ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ, तो आप आइए, सहयोग करिए। अब हम लोग तो कटोरा लेके घर घर नहीं जा सकते कि भाई आप दीजिए, जिसको लगेगा करेगा मदद, नहीं भी करेगा तो वाकई में जो आपने ये पूरा तमाम ये चीज़ें करी हैं, ये हर कोई नहीं करता। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना, अपने जेब खर्चे पर जाना, और हम सब की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अपने उत्तराखंड की हमारी बेटी थी, उत्तराखंड की कहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड
से वो आती थी और तमाम उत्तराखंड के लोग भी उसके लिए इकट्ठा हुए थे। और अगर आज वो लड़ाई लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम सब की भी एक मौलिक कर्तव्य भी है और एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर उसके लिए अगर हमें अपनी जेब से कुछ धन भी खर्च करना पड़े या उस बेटी को आज सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता है, तो आशुतोष नेगी जैसे को जो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनका सपोर्ट हमें ज़रूर करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग इस समय देख रहे होंगे तो ज़रूर वो आशुतोष नेगी को भी सपोर्ट करेंगे अपनी उस उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे विजय पथ न्यूज़।